बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 वर्क, पावर एंड एनर्जी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट है अ बकेट इज टेकन टू द बॉटम ऑफ द वेल, यानी कि आप एक बकेट को जो है वो वेल के बॉटम तक लेकर जा रहे हैं। डज द बकेट पोजेसेस एनी पोटेंशियल एनर्जी, क्या बकेट के ऊपर कोई पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी? तो देखें, पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक जो है वो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड। जब भी आप फील्ड के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करवाएंगे उसके अंदर हमारे पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी। दैट एनर्जी इज बेसिकली नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट के ऊपर लेकर जाते हैं तो उस हाइट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी जनरेट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू mgh। ठीक, तो देखिए यहाँ हम जब बकेट को लेकर जाएंगे बॉटम तक तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। कैसे होगी? देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं यस व्हेन द बकेट इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ वेल इट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, कैसे पोटेंशियल एनर्जी होगी? देखें, जब आपकी बकेट वाटर के सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो वाटर उसके ऊपर अपथ्रस्ट सप्लाई करेगा अकॉर्डिंग टू आर्चिमेडेस प्रिंसिपल। ठीक है, तो उस जो वाटर का अपथ्रस्ट है उसके अगेंस्ट आपको वर्क करवाना पड़ेगा। तो वो जो वर्क आप करवाएंगे वही बकेट के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। तो देखिए हम यहाँ पर यही कह रहे हैं दैट एज वी नो दैट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट विल स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करवाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो एनर्जी स्टोर हो जाती है एज अ पोटेंशियल एनर्जी। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh और वर्क डन दैट विल इक्वल्स टू mgh। ठीक, व्हेन द बकेट इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ वेल, जब आप बकेट को जो है वो बॉटम तक लेकर गए हैं, सम वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर। देखें, जाहिर सी बात है वाटर आपकी बकेट के ऊपर जो है वो अपथ्रस्ट सप्लाई करेगा, उसके अगेंस्ट आपको वर्क करवाना पड़ेगा एंड दिस वर्क विल स्टोर ऑन अ बकेट एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो वर्क आप करवाएंगे यही आपकी बकेट के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं, अगर आप देखें रेफरेंस पॉइंट से भी आप जो है पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ग्राउंड को रेफरेंस लेवल कंसीडर किया है तो आप डेप्थ के लिए वर्क करवा रहे हैं, यानी कि आप बकेट को जो डेप्थ में लेकर जा रहे हैं तो डेप्थ के लिए हमारे पास ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑल्सो वी कैन से दैट द बकेट पोजेसेस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इफ ग्राउंड इज टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट। अगर आप ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं तो आप जो है वो डेप्थ में लेकर जाएंगे बकेट को तो उससे भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी। दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ग्रेविटी आपकी अगेंस्ट हो जाएगी। ग्राउंड के जब भी आप अगेंस्ट जाएंगे अपवर्ड या डाउनवर्ड तो फिर आपके पास ग्रेविटी नेगेटिव कंसीडर की जाती है। ठीक, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। व्हेन द एरो इज शूट फ्रॉम इट्स बो इट हैज काइनेटिक एनर्जी। जब आपने जो है वो एरो को शूट किया है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। फ्रॉम वेयर डज इट गेट्स द काइनेटिक एनर्जी? जब आपने एरो को शूट किया है उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई ऐसा आपने बताना है। तो देखें, ये फिर वही दोबारा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं टू स्ट्रेच द स्ट्रिंग ऑफ द बो वर्क इज डन ऑन इट, यानी कि आपने अगर स्ट्रिंग के बो को जो है वो स्ट्रेच करवाना है तो आपको इसके लिए वर्क करवाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये इसका रेस्ट पॉइंट है और आपने क्या किया है, इसको स्ट्रेच किया है तो उसके लिए आपको वर्क करवाना पड़ेगा। ठीक है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और यही वर्क डन आपके बो के अंदर एज एन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हो जाएगा। व्हेन द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड, जैसे ही आप स्ट्रिंग को रिलीज करवाएंगे दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड मेक्स इट मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी जिसकी वजह से आपका एरो जो है वो स्ट्रेट थ्रू फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है वो मूव करेगा। ठीक है, देखिए डायग्राम के अंदर भी आपको दिखाया जा रहा है स्ट्रेच स्ट्रिंग गेन्स पोटेंशियल एनर्जी दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब आप इसको रिलीज करवाएंगे तो ये क्या करेगी, गेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एरो। ठीक, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। डज अ हाइड्रोजन फिल्ड बलून पोजेसेस एनी पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन? वही कॉन्सेप्ट है अगेन कि आप जब भी फील्ड के अगेंस्ट वर्क करवाएंगे आपके पास एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। तो देखें, हाइड्रोजन फिल्ड बलून के पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन फिल्ड बलून जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक बात याद रखिएगा कि जिस भी चीज की डेंसिटी कम होगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा।
देखिए हम जो है वो कन्वेक्शन करंट पढ़ते हैं। कन्वेक्शन करंट में हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो हॉट एयर होती है उसकी डेंसिटी कम होती है, वो ऊपर जाती है, जो कोल्ड एयर होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है। तो बेसिकली हाइड्रोजन की जो हमारे पास डेंसिटी है वो कम होती है एज कंपेरिजन विद द एयर। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं द हाइड्रोजन फिल्ड बलून इज लेस डेंसर देन एयर। आपके पास जो हाइड्रोजन फिल्ड बलून है वो एयर से कम डेंस है। सो वेयर व्हेन इट इज रिलीज इन द एयर, जब इसको आप रिलीज करवाएंगे एयर में, इट मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि ये ऊपर जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट। और हमें ये बात पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट आपका ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट हाइट गेन करेगा तो उसके अंदर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी ड्यू टू अपथ्रस्ट ऑफ एयर। दिस वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बलून। ठीक, तो देखें यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये एयर की डेंसिटी हमारे पास होती है 1.22 kg पर क्यूबिक मीटर, जबकि अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन है 0.08 kg पर क्यूबिक मीटर, यानी कि आपकी हाइड्रोजन की डेंसिटी बहुत कम है, एयर की डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो ऊपर अपवर्ड मूव करती है। ठीक है, जिसके वजह से आपका जो हाइड्रोजन फिल्ड बलून है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करेगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज द वेक्टर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी क्या वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है? लेकिन काइनेटिक एनर्जी कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, क्योंकि अगर आप काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन करेंगे तो एनर्जी का हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, और एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, और वर्क हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट का हमें अच्छे तरीके से पता है कि ये कभी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। दो वेक्टर्स का डॉट कभी भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी जनरेट नहीं करता। डॉट, दो वेक्टर्स का डॉट जो हमेशा स्केलर क्वांटिटी जनरेट करता है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बॉडी की मोशन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक, दैट इज k equals to 1/2 mv²। एज वी नो दैट वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट विल अपीयर एज अ एनर्जी ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करवाएंगे तो उसके अंदर एज एन एनर्जी स्टोर हो जाएगी, एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, जितना आप वर्क करवाएंगे उतनी एनर्जी जनरेट होगी। तो वर्क हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी का रिलेशन हमारे पास बन रहा है वो भी बेसिकली हमारे पास स्केलर होगा। दस इट इज कंक्लूडेड दैट काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट व्हेन इट पेनिट्रेट्स इनटू अ टारगेट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा जब वो पेनिट्रेट करेगी टारगेट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ हम ये कह रहे हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो बॉडी की हमारे पास वही बात है कि जब भी बॉडी मोशन मूव करेगी तो उसके अंदर जो एनर्जी जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब आपकी काइनेटिक एनर्जी टारगेट के अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट करेगी तो अंडरस्टूड सी बात है कि फ्रिक्शन जनरेट होगी, और फ्रिक्शन की वजह से आपकी काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हमारे पास हीट एनर्जी होगी, साउंड एनर्जी होगी। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं व्हेन द बुलेट इज पेनिट्रेटिंग इनटू द बैग ऑफ सैंड। ये बैग ऑफ सैंड को हमने एज अ टारगेट कंसीडर कर लिया, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय द सैंड। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये कि जब आपकी बुलेट जो पेनिट्रेट करेगी टारगेट के अंदर, उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू द रेजिस्टिव फोर्सेस इनटू द टारगेट। सो वी कैन से दैट सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू ओवरकम द रेजिस्टिव फोर्स, यानी कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ अमाउंट जो है इस रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क में जो है वो डिसिपेट हो जाएगा, एंड वाइल अदर पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी। जबकि बाकी जो पार्ट है वो कुछ हमारे पास साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, डज द टेंशन द स्ट्रिंग ऑफ स्विंगिंग पेंडुलम डज एनी वर्क एक्सप्लेन। देखें, अगर आप वर्क की डेफिनेशन देखें तो वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर एक भी चीज हमारे पास जीरो है तो फिर हमारे पास वर्क नहीं हो सकता। तो यहाँ स्विंगिंग पेंडुलम की केस में हमारे पास फोर्स भी है एज अ वेट, और हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो ये होता है हमारे पास एफ टी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो जरा यहाँ डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। टेंशन हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट ये एम जी साइन थीटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का जो है वो कॉम्पोनेंट है। तो देखें दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
ठीक है। टेंशन और ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट है, इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और कॉज ऑफ 90 डिग्री हमारे पास होता है 0। इसका मतलब ये है कि टेंशन इन स्ट्रिंग किसी किस्म का वर्क जनरेट नहीं करवाएगी। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ स्विंगिंग पेंडुलम डज नॉट डू एनी वर्क, ठीक है। When the pendulum is swinging, the tension in the string acting upwards and displacement is along the direction perpendicular to the direction. Therefore, force and displacement are perpendicular to each other. यानी कि टेंशन एज अ फोर्स एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है इसके 90 डिग्री के एंगल पर है, यानी कि परपेंडिकुलर है। तो एंगल हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री का और वर्क हमारे पास हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अ मीटियोर व्हेन एंटर्स इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर बर्न्स, यानी कि हमारे पास जो है मीटियोर जब एंटर करता है अर्थ की सरफेस के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो बर्न कर जाता है। व्हाट हैपन टू इट्स एनर्जी, उसकी एनर्जी के साथ क्या होता है। तो अभी हमने काइनेटिक एनर्जी का जो है वो रिलेशन पढ़ा कि जब काइनेटिक एनर्जी टारगेट में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है ड्यू टू रेजिस्टिव फोर्सेस। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि जैसे ही आपका मीटियोर जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगा तो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो डिफरेंट गैसेज हैं, एयर है, तो एयर क्या करेगी, रेजिस्टिव फोर्स जनरेट करेगी। तो वही काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में और फिर वो हीट एनर्जी जो लाइट एनर्जी जनरेट करेगी। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मीटियोर हैज बोथ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंटरिंग द एटमॉस्फेयर, क्योंकि हाइट भी है और मोशन भी है, तो दोनों हमारे पास पोटेंशियल भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। एज इट फॉल टूवर्ड्स अर्थ ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, जब ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ की तरफ फॉल करती है, फ्रिक्शनल हीटिंग अकर्स, यानी कि एयर की वजह से फ्रिक्शन और हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, कॉज्ड बाय कोलिजन विद एयर पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के साथ पार्टिकल की हीटिंग के साथ जो फ्रिक्शन हीटिंग जनरेट होती है, हैज द एनर्जी ऑफ मीटियोर इज कन्वर्टेड इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी, यानी कि आपके पास जो उसके पास जो टोटल एनर्जी थी मीटियोर के पास वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एंड लाइट एनर्जी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ वॉच। तो देखिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगेंस्ट द फील्ड जब भी हमारे पास कोई भी एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी, और स्प्रिंग के अंदर हमारे पास जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग ऑफ वॉच के ऊपर हमारे पास जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो कि कन्वर्ट हो रही होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं द एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग है, स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, स्ट्रेच करेंगे या रिलीज करेंगे तो उसके बाद जो है वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दिस स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इज यूज्ड टू रन द वॉच। यही पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को आप जो है वो यूज करते हैं टू रन द वॉच एज इट कन्वर्ट्स दिस पोटेंशियल एनर्जी इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यही काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी आपकी कन्वर्ट हो जाती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि आपके वॉच के जो आर्म्स है उसको ये क्या करती है, रोटेट करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। अ मैन ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। एक आदमी जो है वो किसी सर्टेन हाइट से कप को ड्रॉप करता है विच ब्रेक्स इनटू पीसेस, जो कि पीसेस में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। व्हाट एनर्जी चेंजेस आर इन्वॉल्व, किस तरह के एनर्जी चेंजेस जनरेट होते हैं। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब आपके पास आदमी के हाथ में कप होगा तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। जब वो उसको ड्रॉप करेगा तो उसके अंदर जो है वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। जब आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्राइक करेगा अर्थ को तो फिर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, हीटिंग एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। तो हम यहाँ पर यही कह रहे हैं दैट व्हेन द कप वाज इन द हैंड ऑफ अ मैन इट हैज ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन द कप ड्रॉप्स दिस पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। व्हेन कप स्ट्राइक्स द ग्राउंड काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी एंड वर्क इन ब्रेकिंग द कप। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर। स्टेटमेंट है अ मैन रोइंग द बोट अप स्ट्रीम इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू शोर, यानी कि हमारे पास एक आदमी है जो कि अगेंस्ट द वाटर स्ट्रीम जो है वो रो करने की कोशिश कर रहा है बोट को, लेकिन वो शोर के रिस्पेक्ट से जो है वो रेस्ट में है। इज ही डूइंग वर्क, क्या वो रेस्ट कर क्या वो वर्क कर रहा है। तो देखें वर्क की वही बात है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। अप स्ट्रीम इज रेड, यानी कि कह रहा है कि आपका जो बोट है वो शोर के रिस्पेक्ट से जो है वो रेस्ट में है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हमारे पास वर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं नो द मैन डज नॉट डू any work because we know that work done is defined as a product of force into displacement. Since the applied force by the man on the boat produces no displacement, therefore
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जीरो, दैट्स व्हाई वर्क हो जाएगा जीरो। हेंस नो वर्क इज डन बाय द मैन कीपिंग द बोट एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द शोर। तो बोट हमारे पास रेस्ट में होने की वजह से किसी किस्म का वर्क नहीं होगा। ठीक है, देखिए अप स्ट्रीम का मतलब ये है कि आप अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हैं। देखिए फ्लो स्ट्रीम का जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में और आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम का मतलब ये है कि आप दोनों सेम, यानी कि आपकी जो स्ट्रीम की डायरेक्शन है और आपकी जो बोट की डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, दैट इज कॉल्ड द डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम का मतलब ये है कि आप अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बाद चलते हैं। व्हाई एनर्जी सेवर्स आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नॉर्मल बल्ब्स। नॉर्मल बल्ब्स की जगह आप जो है वो एनर्जी सेवर्स क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो देखें इसके हमारे पास डिफरेंट एडवांटेजेस हम कह रहे हैं। सम एडवांटेजेस ऑफ एनर्जी सेवर्स टू द नॉर्मल बल्ब्स आर एज फॉलोज। ड्यू टू एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, एनर्जी सेवर्स कंज्यूम लेस एनर्जी एज कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब। देखें नॉर्मल बल्ब का जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है। दैट्स वाई हम जो है वो एनर्जी सेवर्स को इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी सेवर प्रोड्यूस लेस हीट देन नॉर्मल बल्ब्स, क्योंकि हमारे पास इसमें फिलामेंट नहीं होता तो ये कम हीट जो है वो जनरेट करती है। लाइट ऑफ एनर्जी सेवर्स हैज हाई पावर एंड इंटेंस। आपके पास जो एनर्जी सेवर है उसकी जो लाइट है वो ज़्यादा इंटेंस होती है और उसके हमारे पास कंजप्शन भी कम है। एनर्जी सेवर आर मोर सस्टेनेबल देन नॉर्मल बल्ब, यानी कि इनकी जो हमारे पास लाइफ है और नॉर्मल बल्ब से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आगे के टॉपिक्स को जो है वो कवर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।